ताकि अवेलेबल हो। सो आई एम रिकॉर्डिंग इट नाउ। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि वीडियो में सारी चीज़ें आ जाएं। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है। मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो जो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन डेटा हमें बनाना पड़ता है वो क्लाइंट है। आई यूज्ड टू से दादा अबू ग्रैंड पेरेंट, बिकॉज क्लाइंट इज द वर्किंग एनवायरनमेंट। एवरीथिंग हैज टू बी saved, everything has to be updated within the client। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने से पहले हमें SAP इंप्लीमेंट करके एक क्लाइंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ सारा डेटा रहेगा, जहाँ पे यूजर एक्सेस करेंगे। क्लाइंट के बाद उसके अंदर हमें कंपनी कोड क्रिएट करने पड़ेंगे। कंपनी कोड ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। कंपनी कोड की डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की है। कंपनी कोड के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट या तो सिस्टम ने डिलीवर किए हैं SAP ने, उनमें से किसी को यूज करेंगे या हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। तो क्लाइंट के अंदर कंपनी कोड्स भी होती हैं, क्लाइंट के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी होते हैं। इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्रेडिट कंट्रोल एरिया है, और क्लाइंट और कंपनी कोड के दरमियान रिजाइड करता है क्रेडिट कंट्रोल एरिया, CCA, क्रेडिट कंट्रोल एरिया। आई एम सॉरी मेरे पास पेन नहीं है इसलिए। तो होता ही है कि कंपनी कोड एक्चुअली क्रेडिट कंट्रोल एरिया पे असाइन होते हैं, और क्रेडिट कंट्रोल एरिया जो है वो क्लाइंट से लिंक होता है, और एक क्लाइंट के अंदर एक से ज्यादा क्रेडिट कंट्रोल एरिया हो सकते हैं। पर्पस क्या है क्रेडिट कंट्रोल का? An organization entity which grants and monitors a credit limit for customers. It can include one or more company codes. Normally जो क्रेडिट कंट्रोल जो हमने पाकिस्तान में देखा है वो कंपनी कोड लेवल पे कंट्रोल हो रहा होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कंट्रोल हो रहा होता है। मेरे पास 3 ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी कोड नंबर 1 के पास एक कस्टमर आया और कस्टमर आके कहता है कि जी मुझे क्रेडिट ट्रांजेक्शन करनी है आपसे। मैंने उसकी क्रेडिट हिस्ट्री ली और उसको इवेल्युएट किया, उसकी क्रेडिट रेटिंग की, और मैंने उसको 5 लाख रुपए का क्रेडिट दे दिया। ठीक है ना? तो पॉइंट इज कि वही कस्टमर अगर मेरे कंपनी कोड 2 के पास जाता है और कंपनी कोड 2 भी उसको इवेल्युएट करता है और वो भी 5 लाख का क्रेडिट उसको एक्सटेंड करता है, कंपनी कोड 3 भी 5 लाख का क्रेडिट एक्सटेंड करता है, तो होगा ये कि जो ओवरऑल एक्सपोजर ऑफ द ग्रुप है वो कितना हो जाएगा? 15 लाख का हो जाएगा सर। 15 लाख का हो जाएगा ना? अच्छा, अगर हम ये चाहें कि नहीं कंपनी कोड लेवल पे तो 5 लाख की लिमिट है, लेकिन ग्रुप लेवल पे भी ये कस्टमर 10 लाख से ज्यादा का उधार ना ले, if we want his credit to be restricted on the group level as well, then this credit control area is something which can serve this purpose. So what this credit control area does, it controls credit on a centralized, in a centralized way across different company codes, if we want so. If we don't want so, then what we can do is we can have a credit control area for every company code. This is also possible that I have 3 credit control areas, one for this one for this one, and one for this one. If I want a centralized credit control, then I should have one credit control area. If I want a decentralized credit control, then I can have multiple credit control areas. एक क्वेश्चन है सर इसका। जी 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 एक क्वेश्चन है सर। एक्चुअली इसमें से बिजनेस पार्टनर जो डिफाइन जब करते हैं तो उस वक्त क्रेडिट लिमिट्स वगैरह डिफाइन नहीं होती, बिजनेस पार्टनर से लिंक अप नहीं है? बिल्कुल बिजनेस पार्टनर से लिंक अप है। देखिए क्रेडिट कंट्रोल एरिया जो है और क्रेडिट लिमिट असाइन किसको होंगी? क्रेडिट लिमिट तो बिजनेस पार्टनर को असाइन होंगी ना। मतलब हम तो अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अभी तो हम स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर हम बना के रखेंगे। जब बिजनेस पार्टनर आएगा, कस्टमर आएगा, ठीक है, जब कस्टमर आएगा, कस्टमर हम क्रिएट करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि इस कस्टमर को कितना उधार देना है। तो आप ये वाली चीज अलग बता सकते हैं उधार देने के लिए, और ये वाली चीज अलग बता सकते हैं। यानी आप बता सकते हैं सिस्टम को कि देखो जी इस कंपनी में तो इसको 5 लाख का उधार देना है मैक्सिमम, लेकिन हमारे ग्रुप की सारी कंपनीज मिला के इसको बस 15 लाख से ज्यादा का उधार नहीं देना या 10 लाख से ज्यादा का उधार नहीं देना। तो यूज तो ये बिजनेस पार्टनर में होगा, लेकिन यूज होने से पहले जो स्ट्रक्चर बनेगा, हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं ना। यानी अभी हम क्रेडिट लिमिट असाइन नहीं कर रहे। क्रेडिट लिमिट असाइन करने के लिए इसको यूज करेंगे, क्रेडिट कंट्रोल एरिया को यूज करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? ओके सर, ओके, ठीक है। मतलब क्रेडिट कंट्रोल एरिया हम बनाएंगे, उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल एरिया को यूज करेंगे। तो फायदा इसका ये है क्रेडिट कंट्रोल एरिया का कि आप अक्रॉस द कंपनी कोड जो है वो आप चीजें जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें कि जी आपका क्रेडिट कंट्रोल एरिया अक्रॉस द कंपनी कोड हो तो अक्रॉस द कंपनी कोड हो सकता है। इसमें एक और क्वेश्चन है। जैसे मिस्टर ए आपका बिजनेस पार्टनर है, उसमें आपने क्रेडिट कंट्रोल 5 लाख रुपए डिफाइन कर दिया, ठीक है। आपने कहा कि 30 डे, इस बंदे को 30 डेज का क्रेडिट 5 लाख है, 60 डेज का क्रेडिट 2 लाख है और 90 डेज का क्रेडिट 1 लाख और है। ठीक है, इस तरह डे वाइज भी क्रेडिट डिफाइन कर सकते हैं इसमें। जी।
आपको मतलब आप अगर क्रेडिट कंट्रोल का सिर्फ इनका मॉड्यूल देखें ना, जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों को इंटीग्रेट कर रहा होता है, दोनों से लिंक कर रहा होता है, तो वो 800 पेजेस का इनका मैनुअल है क्रेडिट कंट्रोल का, एसएपी का। 800 पेजेस पे क्रेडिट कंट्रोल की जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, जो आप कह रहे हैं कि डिफरेंट डेज हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ माल हमने दे दिया है, कुछ इन ट्रांजिट है, कुछ की इनवॉइस हो चुकी है, कुछ की नहीं हुई, तो क्रेडिट कंट्रोल एरिया में किस किस को काउंट करे, क्रेडिट लिमिट किसको काउंट करे, किसको काउंट ना करे। ये सारी चीज़ें जो है, ये बाकायदा इसका पूरा मॉड्यूल है। 989 साहब, जो भी साहब हैं प्लीज या तो सवाल पूछें या म्यूट कर दें क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है। सर आई वांट टू ऐड समथिंग। जी जी सर बैंक्स में क्या होता है कि सर मुदस्सिर नूर। मुदस्सिर, आपकी मुझे माइक नजर नहीं आ रहा, चलें बोलें बोलें। सर वहाँ पे बैंक्स में क्या होता है, एक ECIB रिपोर्ट होती है हमारे पास। जब भी कोई अगर बंदा आता है, फॉर एग्जांपल अल्लाबी में आ गया या मीज़ान बैंक में आ गया, कोई भी बंदा वो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करें, वो कोई पर्सनल लोन हो या ऑटो फाइनेंस हो, कोई भी लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, बैंक्स क्या करती हैं, स्टेट बैंक ने उन्हें एक सर्वर दिया हुआ है ECIB का, ठीक है, जिस पे वो जाते हैं, वो उसकी जो डेटा वगैरह है वो फेच करते हैं, जो भी उसके अकाउंट नंबर जिस भी बैंक में होंगे वो सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी, और जिस जिस बैंक से उसने लोन लिया होगा वो टोटल भी आ जाएगा। क्योंकि पर्टिकुलर बैंक जिसमें वो लोन लेने जा रहा है उसको पता नहीं कि इसने मीज़ान बैंक से लोन लिया हुआ है या UBL से लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो एक स्टेट बैंक ने मतलब एक रिस्क कम करने के लिए बैंक को इधर ये पर्सन जो है वो फ्रॉड ना कर जाए आगे के लिए, तो एक सेंट्रलाइज एक सर्वर बना दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे SAP ये जो सेप है हमारा SAP, वो भी एक ऐसे ही मतलब जो डिफरेंट हमारी कंपनीज हैं उनको एक मिला के एक सेंट्रलाइज हमें सिस्टम दे रहा हाँ, है। मतलब आप सही कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो सेंट्रलाइज क्रेडिट का है, ये दोनों कॉन्सेप्ट रिजेंबल कर रहे हैं, ऑल्दो दोनों अलग अलग डोमेन है। बैंकिंग इंडस्ट्री में तो आपके जो मेन आपका बिजनेस है वही लैंडिंग है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री में तो यहाँ तो हमारा मेन बिजनेस लैंडिंग नहीं है, लेकिन वो सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग वाली बात बिल्कुल सही है कि ये भी पर्पस यही है कि आपके पास सेंट्रलाइज पिक्चर रहे, सेंट्रलाइज लिमिट आपकी एक्सीड ना हो, ऐसा ही है। बिल्कुल सर। Okay, thank you, Mudassir. So this is about credit control area. Again, credit control area और इसकी configuration कैसे करनी है, इसमें क्या क्या features हैं, इसमें बहुत सारे credit control में और सवालात हैं जिनकी बाकायदा एक स्पेशलाइज इनका मॉड्यूल है credit control का। जैसे कि मैंने अर्ज किया पहले कि इसका अगर आप मैनुअल पढ़ें तो कोई 800 पेजेस का इसका मैनुअल है जिसमें इसके डिफरेंट फीचर्स जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डेटा जो है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है वो है बिजनेस एरिया, which approximately stands for a product or a geographical segment. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी कोड है, कंपनी कोड जो है वो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप चाह रहे हैं कि 3 डिफरेंट प्रोडक्ट का डेटा एंटर करते वक्त भी प्रोडक्ट को टैग करते रहें और आपकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट या सिर्फ इनकम स्टेटमेंट भी आपकी प्रोडक्ट वाइज बने, तो आप एक्चुअली उस प्रोडक्ट को बिजनेस एरिया के तौर पे डिफाइन करते हैं सिस्टम के अंदर। तो बिजनेस एरिया इज अ सॉर्ट ऑफ a division of a company code. It may be on the basis of products, different product lines. It may be on the basis of maybe local sales and export sales, for example. It may be on the basis of territories, Asia, Japan, Asia and Europe and America. Whatever is the requirement, जो भी हमारी requirement, अगर हम IBM में implement करेंगे ना, तो हमारे business area होंगे different programs, कि हमारे graduate programs के income statement क्या है, हमारे undergraduate programs का income statement क्या है। अगर आप इनको अलग अलग टैग करना चाह रहे हैं, इनकी अकाउंटिंग भी अलग अलग रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो आप इनको बिजनेस एरियाज के तौर पे कॉन्फ़िगर करते हैं। इज दिस क्लियर? नाउ द गुड थिंग इज, कैन यू हियर मी? जी जी, ये इस तरह हो सकता है ना जिस तरह वो IFRS 5 के अंदर सेगमेंट ऑपरेशन हो सकता है। सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग जी, सेगमेंट रिपोर्टिंग वही है तकरीबन। नहीं है, एग्जैक्टली वही नहीं है, ये इंटरनल पर्पस के लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग का एक अलग फीचर SAP जो है वो डिलीवर करता है, उसको हम अलग से देखेंगे, लेकिन उससे मिलती जुलती चीज है, बट दिस इज फॉर द इंटरनल पर्पसेस कि अगर मैं इंटरनल पर्पसेस के लिए चाह रहा हूँ कि मेरे बिजनेस एरिया वाइज अलग इनकम स्टेटमेंट, अलग बैलेंस शीट बने, तो मैं इस बिजनेस एरिया के फीचर से मैं कर सकता हूँ, या रीजनल वाइज कह सकते हैं, रीजनल वाइज इस रीजन में बिल्कुल बिल्कुल। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी जी जी,
सर ये जो एक ही कंपनी है लेकिन उसमें 3-4 डिफरेंट प्रोडक्ट यूनिट्स हैं ना, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तो उसके लिए भी ये बिजनेस एरिया यूज हो सकता है? देखें, इसकी जो की है ना कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप उनके इनकम स्टेटमेंट, उनकी बैलेंस शीट अलग अलग चाह रहे हैं तो आप बिजनेस एरिया बनाएंगे। सो इट्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है ना। अब कोई एसीपी खरीदता है, उसकी 15 प्रोडक्ट है, लेकिन वो चाह रहा है जी मुझे जरूरत ही नहीं है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की अलग अलग, मैं अपनी जिंदगी क्यों मुश्किल बनाऊं, तो वो एक ही बिजनेस एरिया रखेगा। लेकिन अगर कोई चाह रहा है, फॉर एग्जांपल जीबीआई कंपनी है, वो बाइक भी सेल कर रही है और वो बाइक के साथ साथ बाइक की एक्सेसरीज भी सेल कर रही है, और वो चाहती है कि जी बाइक का इनकम स्टेटमेंट अलग बने, एक्सेसरीज का इनकम स्टेटमेंट अलग बने, तो इस सूरत में वो 2 बिजनेस एरियाज बनाएंगे। इज दिस क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये हम लोग तो क्रेडिट कंट्रोल एरिया को नहीं करेंगे ना कॉन्फ़िगर, हमारा तो इससे रिलेटेड ही नहीं होगा। हमारा क्रेडिट कंट्रोल एरिया से रिलेटेड नहीं है हम, लेकिन हम कस्टमर की लिमिट असाइन करना देखेंगे। जब हम अकाउंट रिसीवेबल का मॉड्यूल करेंगे तो हम देखेंगे कि कस्टमर की क्रेडिट लिमिट हम कहाँ से असाइन करते हैं, कैसे असाइन करते हैं, इस हद तक हम देखेंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ओके सर। Okay, so friends, I repeat, 5 important organization units are required to be configured before we start accounting. Number 1 is the client. Number 2 is the company code. Number 3 is the chart of accounts. Number 4 is the credit control area. And number 5 is the business area. अच्छा, अगर मैं ये सवाल पूछूं कि इसमें कंपनी तो नहीं है, पिछली वीडियो में तो हमने कंपनी भी पढ़ा था, यहाँ हमने कंपनी क्यों डिस्कस नहीं कर रहे, कंपनी क्यों नहीं आया इसमें, इसका क्या जवाब है? कोई जवाब देना पसंद करेगा? इस 5 ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो हमने डिस्कशन की, इसमें कंपनी को हमने क्यों डिस्कस नहीं किया? Because company is a group of different company codes. You can say like company and all of its subsidiaries, itself is a company. So you can say different company codes can be get together to become a company. ठीक है सर, अगर आपको SAP में अगर कंपनी स्पेसिफिकली कंपनी के बारे में बात करना है तो आप कंपनी कोड को लेके बात कर सकते हैं, तो इसलिए आपने नहीं डिस्कस किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल एक तो ये कि कंपनी जो है वो खुद जो है डिफरेंट कंपनी कोड्स का मजमुआ है ना, तो एक वजह तो ये है वो खुद एक अलग से कोई चीज़ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसको हमें कॉन्फ़िगर तो करना पड़ता है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन डेटा बनाना तो पड़ता है, लेकिन वो ऑप्शनल है, वो सिर्फ वहाँ ज़रूरत पड़ेगी जहाँ आपको पेरेंट सब्सिडी रिपोर्टिंग करनी है, जहाँ रिपोर्टिंग नहीं करनी तो वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इस वक्त सिर्फ वो यूनिट्स डिस्कस किए हैं जो मैंडेटरी हैं, कि जिनके बगैर काम नहीं चल सकता, जो ऑप्शनल है वो हमने डिस्कस नहीं। ठीक है, वी मूव फॉरवर्ड। In this slide, you can see how these different things have been configured in the sample company which we people are using. तो हम जो डेटा यूज कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो क्लाइंट है वो क्लाइंट ग्लोबल बाइक है, उस क्लाइंट का नाम ग्लोबल बाइक है, उसकी कोई 3 डिजिट आईडी 215 हमें दी हुई है। इस क्लाइंट के अंदर बाय डिफॉल्ट 2 कंपनी कोड SAP ने क्रिएट करके दिए थे ट्रेनिंग पर्पस के लिए। यू कैन सी 2 कंपनी कोड्स, राइट? एक ग्लोबल बाइक US है, एक ग्लोबल बाइक जर्मनी है। एक ग्लोबल बाइक US ग्लोबल बाइक इंक है, एक ग्लोबल बाइक जर्मनी GmbH है। आपको याद है आपने अभी वीडियो देखते हुए कंपनी कोड पे F4 किया होगा तो कितने कंपनी कोड आ रहे थे? कैन यू रिकॉल? या नेविगेशन की वीडियो में आपने कंपनी कोड पे F4 किया होगा, तो हमारे सिस्टम में इस वक्त कितने कंपनी कोड है, किसी को याद है? सर 11 कंपनी कोड है। 11 कंपनी कोड्स हैं हमारे पास। अच्छा, ये स्लाइड कह रही है कि सिर्फ 2 हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखे कि 11 है। वजह इसकी ये है कि कुछ कोर्सेज हमारे एडवांस लेवल के कुछ कोर्सेज हुए हैं, उसमें कुछ बच्चों ने कंपनी कोड क्रिएट भी किए हैं, तो इसलिए ये 11 हो गए हैं। अदरवाइज हमारे जो एक्चुअल कंपनी कोड जो SAP ने डिलीवर करके दिए हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए वो 2 हैं। अगर हमें मौका मिला तो हम आखिरी सेशन में हम जाके देखेंगे, ऑल्दो करेंगे नहीं, लेकिन जाके देखेंगे कि कंपनी कोड क्रिएट होता कैसे है, कहाँ से क्रिएट होता है, कौन सा टी कोड है जहाँ से कंपनी कोड क्रिएट हो सकता है, कौन सा टी कोड है। जी जी सर वो तो IMG से आता है ना, बैकएंड। जी IMG से होता है जी। एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स, बिजनेस एरिया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, ये तीनों क्लाइंट कंपनी कोड से नीचे आ रहे हैं। जो पीछे का चार्ट था उसमें आई थिंक ये तीनों क्लाइंट और कंपनी कोड के बीच में आ रहे थे, तो यानी ये चार्ट ऑफ अकाउंट एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए डिफाइंड है। हालांकि चार्ट ऑफ अकाउंट क्लाइंट लेवल पे डिफाइन होता तो वो किसी भी कंपनी में हम असाइन कर सकते थे। इसी तरह बिजनेस आप किस इमेज, बिल्कुल, तो ये इमेज तो सही है ना, फिर आप किस इमेज की बात कर रहे हैं? इस इमेज की बात कर रहा हूँ जो भी सिस्टम नजर आ रहा है, इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट
चाहिए, क्लाइंट और कंपनी कोड के बीच में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए एक बात समझ लें कि SAP जब इस किस्म के स्ट्रक्चर बना के देता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो नीचे है वो सबऑर्डिनेट है और जो ऊपर है वो पेरेंट है, इसका ये मतलब नहीं है। अगर आप देखें तो देखें यहाँ पे ग्लोबल बाइक का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो दोनों से लिंक कर रहा है, ग्लोबल बाइक इंक से भी लिंक कर रहा है, ग्लोबल बाइक जर्मनी से भी लिंक कर रहा है, इसको आप ऊपर भी बना सकते हैं। तो नीचे बनाने का ये मतलब नहीं है कि ये चाइल्ड है, बल्कि आप लिंक से देखते हैं कि ये चाइल्ड है या पेरेंट है, ठीक है। तो आप लिंक से डिसाइड करें कि ये बाज़ाहिर देखा जाए तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ये इस सिचुएशन के अंदर पेरेंट बन गया है ना, क्योंकि दोनों कंपनी कोड को ये चार्ट ऑफ अकाउंट दोनों कंपनी कोड यूज कर रहे हैं। सो रिगार्डलेस कि उसको नीचे शो किया जा रहा है या ऊपर शो किया जा रहा है, बहरहाल इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन डेटा के अंदर जो पोजीशन है वो अपनी जगह वही है जो हमने डिस्कस की, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे पास तो डिफरेंट कंपनीज होती हैं क्लाइंट में, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर अलग कंपनी है तो हमें उसके लिए अलग कंपनी। आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ मुझे, कैन यू रिपीट? कोड बनाना चाहिए। ज़ुहैब डिफरेंट कंपनीज होती हैं तो उनके लिए हमारे पास डिफरेंट कंपनी कोड होना चाहिए। ठीक है, हमें तो कंपनी कोड क्रिएट करके दिए गए हैं, हम तो उस कंपनी कोड में अपनी अकाउंटिंग करेंगे। हम अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि कंपनी कोड का कॉन्सेप्ट क्या है। जी जी सर, लेकिन क्योंकि मैंने MM का मॉड्यूल किया था तो उसमें क्रिएट भी करना पड़ता था ना कंपनी कोड, तो उस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इस मॉड्यूल में है तो इसमें क्या मतलब हमें अलग अलग कंपनीज के अलग कंपनी कोड्स क्रिएट करने चाहिए या एक ही हम चला सकते हैं? देखिए ये दो अलग, ये सिचुएशन रियल लाइफ में अलग होगी, ट्रेनिंग सिस्टम में अलग है ना। रियल लाइफ में तो आपकी जितने कंपनी कोड एक्चुअली होंगे आपको उतने ही क्रिएट करने पड़ेंगे, जिस कंपनी कोड की अकाउंटिंग होगी उस कंपनी कोड में आपको करनी पड़ेगी। अब ट्रेनिंग सिस्टम में ये है कि हम सारे लोग एक ही कंपनी कोड पे काम कर रहे हैं। हम चूंकि ये कोर्स बिगनर लेवल कोर्स है, इसमें हम कंपनी कोड क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि हम एक क्रिएट प्री कॉन्फ़िगर्ड कंपनी कोड हमारे पास है, हम उस पर काम कर रहे हैं। सिंपल, हम सब एक ही कंपनी कोड पे काम करेंगे। जी जी सर, थैंक यू सर। So this bike is the business area and this credit control area is one. Again, याकूब आपका सवाल था, अगेन आप क्रेडिट कंट्रोल एरिया को अगर थोड़ी देर के लिए सोचें तो इसको पेरेंट होना चाहिए ना, क्योंकि ये कंपनी कोड से ऊपर आता है। तो रिगार्डलेस ऑफ कि ये ऊपर है या नीचे है, बहरहाल ये पेरेंट है, ये कंपनी कोड का पेरेंट है, क्योंकि आप देखें दोनों कंपनी कोड इसी से लिंक कर रहे हैं। अच्छा, अगली इमेज जो है वो और क्लियर कर देगी ना कॉन्सेप्ट को। देखिए सबसे बेस क्या है, क्लाइंट है, सबसे नीचे क्लाइंट होगा। फाउंडेशन जो है हमारी क्लाइंट, तमाम चीजें क्लाइंट के ऊपर हैं। क्लाइंट के बाद जो सेकंड इन्होंने लिखा है ऑपरेटिंग कंसर्न, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करते क्योंकि कंट्रोलिंग मॉड्यूल में है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इन्होंने CA लिखा है, CA कंट्रोलिंग एरिया है, ये भी कंट्रोलिंग मॉड्यूल में है, हम कंट्रोलिंग मॉड्यूल में जाके इसको डिस्कस करेंगे। तो ये थर्ड लेवल भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसको भी अभी हटा दें स्क्रीन से। इसके बाद आप देखें क्रेडिट कंट्रोल एरिया है, यानी क्लाइंट के ऊपर क्रेडिट कंट्रोल एरिया है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया के ऊपर चार्ट ऑफ अकाउंट है, चार्ट ऑफ अकाउंट के ऊपर डिफरेंट कंपनी कोड्स हैं, और बिजनेस एरिया जो है वो अक्रॉस द कंपनी कोड है, यानी वो बहुत सारे कंपनी कोड को क्रॉस करके जो है एक बिजनेस एरिया बन सकता है। सो इज दिस इमेज क्लियर? जो मैंने क्रॉस कर दिए हैं उनको क्रॉस रहने दें, बाकी जो चार पांच चीजें हैं इसमें, क्लाइंट, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, चार्ट ऑफ अकाउंट, कंपनी कोड CC से लिखे हुए हैं, और बिजनेस एरिया, दी शुड बी क्लियर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। वी फर्दर मूव फॉरवर्ड, मास्टर डेटा। अब जब एक दफ़ा स्ट्रक्चर बन गया, आपने क्लाइंट बना लिया, आपने कंपनी कोड्स बना लिए जो हमें बहरहाल बने बनाए मिले हैं, हमने बिजनेस एरिया बना लिया, चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया बना लिया। अब अगला काम ये है कि अकाउंटिंग करने से पहले कुछ मास्टर डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। मास्टर डेटा हम उस डेटा को कहते हैं जो रिलेटिवली परमानेंट डेटा होता है, जिसमें बार बार चेंज नहीं आता। अकाउंटिंग पर्पस के लिए मास्टर डेटा क्या है, कौन कौन से ऐसे डेटा हैं जो मास्टर डेटा हैं? नंबर 1, जनरल लेजर अकाउंट्स। आपकी जो GL अकाउंट हैं, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर शामिल होते हैं, ये GL अकाउंट जो है ये हमारा मास्टर डेटा है। ठीक है, ये वैसे तो हमें चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर बना बनाया मिलेगा, लेकिन अगर कोई नया अकाउंट क्रिएट करना है तो हमें ये वन टाइम क्रिएट करना पड़ेगा। हम इसको मास्टर डेटा इसलिए कह रहे हैं कि ये बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ता, यूज तो बार बार होता है लेकिन क्रिएट एक दफ़ा करना पड़ता है। आपकी गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स लगाया, आपको उस टैक्स का एक्सपेंस या उस टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट करनी है, सिस्टम में जाके आप एक टैक्स
एक टैक्स क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल, तो ये अकाउंट का नंबर, अकाउंट के टाइटल, इनकी टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें मास्टर डेटा है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेटा बनाने के बाद सबसे पहले हमें जनरल लेजर डेटा, जनरल लेजर के लेजर अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं है चार्ट ऑफ अकाउंट में, अगर हैं तो वहीं से इस्तेमाल कर लेंगे। ये पहला मास्टर डेटा है जो अकाउंटिंग में क्रिएट किया जाता है। दूसरा मास्टर डेटा जिसको बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा कहा जाता है, वो हमारे कस्टमर के अकाउंट्स हैं मेन स्ट्रीम, और हमारे वेंडर के अकाउंट्स हैं। यानी कोई भी कस्टमर आपके पास फर्स्ट टाइम जब ट्रेड करने आता है तो आप उसका नाम, उसका NTN नंबर, उसका STR नंबर, उसका एड्रेस, उसका कम्युनिकेशन एड्रेस, टेलीफोन, ईमेल, कॉन्टेक्ट पर्सन, ये सारा डेटा जो है ये वन टाइम डेटा है जो आप सिस्टम में एंटर करते हैं। ये परमानेंट डेटा है। इसको हम SAP में कहते हैं कि आप कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं, वेंडर क्रिएट कर रहे हैं, या अब जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके लिए कि आप बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं। तो बिजनेस पार्टनर डेटा, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो वेंडर हो, ये भी मास्टर डेटा है। ये भी आपको एक दफ़ा सिस्टम में क्रिएट करना पड़ता है। हम इसको मास्टर डेटा कहने का क्या मतलब है, इसका एक मतलब ये भी है कि ये डेटा सिस्टम में जब आप क्रिएट करेंगे तो कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं बना रहे हम कोई डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहे। अभी तो हम सिर्फ उस कस्टमर की ID क्रिएट कर रहे हैं, उस वेंडर की ID क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड डेटा सब लेजर बनेगा। इन्वेंट्री का सब लेजर हम मास्टर डेटा में यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन्वेंट्री का सब लेजर SAP ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ डिलीवर नहीं किया, बल्कि उसने MM के साथ डिलीवर किया है। उसको MM के साथ रखा है उसने। इंटीग्रेटेड तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, लेकिन इन्वेंट्री का डेटा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल से नहीं मिलता, MM से मिलता है। यानी दूसरे अल्फाज में अगर आपने सिर्फ FI इंप्लीमेंट किया है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अपनी सारी बजटिंग, सारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो SAP पे कर रही है। उन्होंने SAP का FI इंप्लीमेंट किया है, HCM इंप्लीमेंट किया है, MM इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर आप MM इंप्लीमेंट नहीं करते तो आप SAP की इन्वेंट्री की फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि SAP में इन्वेंट्री जो है वो मैप हुआ है MM के साथ, FI के साथ नहीं। इज दिस क्लियर? तो सर ये जो मुझे बताएं, अगर आप एक एंट्री देंगे परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अगर आप MM से पास करेंगे, MM के मॉड्यूल से पास करेंगे तो उसमें इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। जी बिल्कुल। तो अगर आप डायरेक्ट अच्छा और FI में पास करेंगे तो FI से ही अकाउंट्स पेबल का जो आपने जनरल लेजर पे शो कर रहे हैं स्क्रीन पे, ये FI मॉड्यूल से अपडेट हो रहा है। FI मॉड्यूल देखिए, ये जो वेंडर अकाउंट्स है ना, मैं आपका सवाल रिफ्रेश करता हूँ कि वेंडर अकाउंट तो दोनों से अपडेट हो सकते हैं। वेंडर अकाउंट MM मॉड्यूल के थ्रू भी अपडेट हो सकते हैं, वेंडर अकाउंट FI मॉड्यूल के थ्रू भी अपडेट हो सकते हैं। लेकिन जो इन्वेंट्री का सब लेजर है ना, वो FI लेजर के थ्रू अपडेट नहीं हो सकता, वो सिर्फ ओके। तो चलें हम अगली स्लाइड पे आते हैं। कैन यू सी द प्रेजेंटेशन प्लीज कंफर्म? यस सर। ओके, FI प्रोसेसेस के अंदर जो मेन प्रोसेस है FI का, वो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि वो जर्नल एंट्रीज हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज हैं जो हम बनाते हैं, और इंशाल्लाह अब नाउ ऑनवर्ड्स हम ये अकाउंटिंग एंट्रीज बनाएंगे भी, और इसके ऊपर और भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो प्रोसेसेस का मतलब है कि ट्रांजैक्शन डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर आप उस वक्त तक ट्रांजैक्शन डेटा नहीं कर सकते जब तक के पहले ऑर्गेनाइजेशन डेटा क्रिएट ना कर लें, कंपनी कोड, चार्ट ऑफ अकाउंट, कस्टमर, वेंडर। इसके बाद मास्टर डेटा क्रिएट ना कर लें, कस्टमर, वेंडर, GL अकाउंट्स, और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन डेटा क्रिएट करते हैं तो एक्चुअली ट्रांजैक्शन डेटा क्रिएट करते वक्त हम मास्टर डेटा और ऑर्गेनाइजेशन डेटा को रेफर कर रहे होते हैं। दूसरे अल्फाज में जब भी मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो सिस्टम पूछेगा भाई कौन सा कंपनी कोड है, कौन सा कस्टमर है, कौन सा GL अकाउंट है, तो ये डेटा बैकएंड पे होगा तो फिर तो एंट्री बन सकती है, अदरवाइज एंट्री नहीं बन सकती। ये जो आपके सामने इस वक्त पिक्चर नजर आ रही है, ये SAP की जर्नल एंट्री का एक, आप समझे कि एक इंटरफेस है, SAP की जर्नल एंट्री का एक व्यू है, और ये बहुत ही छोटा सा व्यू है। जैसे कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि जर्नल एंट्री SAP के अंदर जर्नल एंट्री में काफ़ी सारी डेटा फील्ड्स होती हैं, जो बहुत सारी डेटा फील्ड्स इसमें से ऐसी होती हैं जिसको हम यूज़ भी नहीं करते। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह जर्नल एंट्री हम कुछ अगली वीडियोस में, अगले सेशंस में इसको हम देखेंगे कि ये कैसे पोस्ट करते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है कि कौन सी फील्ड मैंडेटरी हैं, कौन सी मैंडेटरी नहीं है, कौन सी ऑप्शनल हैं। ये फील्ड स्टेटस ग्रुप की कस्टमाइजेशन है, ये डेवलपर एंड पे है, मतलब इसका एक्सेस नॉर्मली एंड यूजर को नहीं होता। लेकिन स्क्रीन के लेआउट को कस्टमाइज करना है, आप चाहते हैं यार ये चीज़ यहाँ नजर आए, ये चीज़ यहाँ। सर मुझे एक चीज़ पूछनी है। जी जी सर, ये जो SAP अभी आप ये बता रहे हैं फंक्शन से सारी चीज़ें,
ये मतलब ये आपने बताया था ये जेनेरिक है, मैंने जो ट्यूटोरियल देखा तो अभी जो रिसेंट यूज़ हो रहे हैं मतलब अपडेट हुए हुए ऐप, क्या उस वो बिल्कुल सिमिलर होंगे या उसमें और मजीद फंक्शन होंगे? मतलब हम काम तो कर सकते हैं ना, जो मतलब ये ट्रेनिंग हम ले रहे हैं। बिल्कुल काम कर सकते हैं आप, पुराने सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं। इस वक्त हम GUI को लेके चल रहे हैं ना, तो GUI का फायदा ये है कि GUI से आप नए सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं और पुराने पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो काम शुरू करेंगे ना, जो नाउ क्लासेस ऑनवर्ड्स, जो फ्यूरी पे, वो सिर्फ नए सिस्टम पे काम हो सकता है, फ्यूरी से पुराने सिस्टम पे काम नहीं हो सकता। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ ये पूछनी है, जी जी, ये क्लाउड बेस्ड है या मतलब सर्वर बेस्ड है? यानी सर्वर पे है ये, मतलब हम दोनों फील्ड ऑप्शन में है, जाएंगे तो क्लाउड बेस्ड है? अच्छा, दोनों एक जैसे मिलते हैं? SAP दोनों ऑप्शन देता है। जो SAP का लेटेस्ट वर्जन है S4 HANA, उसमें क्लाउड का भी ऑप्शन है और ऑन प्रेमिसेस सर्वर ऑप्शन भी है। कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी उसको क्लाउड पे यूज कर रही है या ऑन प्रेमिसेस पे यूज कर रही है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी है। लेकिन जो पुराना वर्जन था SAP ERP, वो सिर्फ ऑन प्रेमिसेस था, वो क्लाउड पे नहीं था। तो इंशाल्लाह हमारे जो अगले 2 लेक्चर्स होंगे ना, उन 2 लेक्चर्स में हम इन स्क्रीन को ही देख रहे होंगे, इसी पे काम कर रहे होंगे, इसी की डिफरेंट फील्ड्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे, इसलिए अभी डिस्कस करना रेलेवेंट नहीं है, कुछ और बच्चे कंफ्यूज होंगे। Any other question, any other concern? Okay. मेरा एक सवाल था सर कि आप एक बार फिर से जरा बता सकते हैं कि हम लोग जब ये जनरल एंट्री जब इसकी पास कर रहे हो तो हम लोग को कौन सी रेलेवेंट चीजें फिर से डालनी होती हैं, जरा वो रिपीट कर दें। मतलब देखिए ना, आप जब भी जर्नल एंट्री बनाएंगे, वैसे भी आप अकाउंटिंग में कोई भी जर्नल एंट्री बनाते हैं, इफ यू रिकॉल, जब हम अकेडमिक वाली भी हम अकाउंटिंग करते थे, सबसे टॉप पे हम क्या करते थे, जर्नल एंट्री बनाने से पहले सबसे टॉप पे हम कंपनी का नाम लिखते थे ना, यार ये किस कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो एक्चुअली जर्नल एंट्री बनाते वक्त सबसे पहले तो सिस्टम आपसे पूछेगा, भाई किस कंपनी कोड में काम करना है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेटा पूछ रहा है सिस्टम। अच्छा, कंपनी कोड जब आप बताएंगे तो उसको चार्ट ऑफ अकाउंट खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि बैक एंड पे हमने कंपनी कोड और चार्ट ऑफ अकाउंट को लिंक किया हुआ है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट तो वो खुद ही पिक कर लेगा। 2 चीजें हो गई। फिर आपको मास्टर डेटा देना पड़ेगा, मतलब आप जब भी कोई डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो अमाउंट देने से पहले सिस्टम पूछेगा, भाई कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो वो जो अकाउंट नंबर आप देंगे, अकाउंट नाम देंगे, वो अकाउंट नंबर और अकाउंट नाम वो मास्टर डेटा है। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर डेटा और मास्टर डेटा जो है वो यूज होता है ट्रांजैक्शन डेटा में, इसलिए उसका पहले से होना जरूरी है। आप किसी कस्टमर से बिजनेस कर रहे हैं, उस कस्टमर का अगर नाम ही आपने क्रिएट नहीं किया, उसकी ID क्रिएट नहीं की, तो उसकी डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते आप। बस ये है, ये इंशाल्लाह हम जब एंट्रीज करेंगे, ट्रांजैक्शन डेटा हमारा पर्पस है इस कोर्स के अंदर, हम बहुत सारा ट्रांजैक्शन डेटा क्रिएट करेंगे, हम जनरल एंट्रीज बनाए, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि अगर आपको कुछ आपके पास टाइम हो और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें ना, तो FB50 से बेहतर है कि आप FB03 को लेके चलें, जो हमारा अगला टी कोड है जिस पे हम काम भी करेंगे, उस पर खुद जाके कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करें। FB03, आप में से जिनके पास टाइम हो, जो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहें, वो FB03 को एक्सप्लोर करें। रिपोर्टिंग के अंदर SAP बहुत ही ब्यूटीफुल सॉल्यूशन देता है, जैसे कि मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट में भी डिस्कस किया कि SAP जो है उसकी रिपोर्टिंग फीचर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। क्यों ज़बरदस्त हैं? इसलिए कि SAP रिपोर्ट में एंड यूज़र कस्टमाइजिंग देता है। आप एंड यूज़र लेवल पे रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में देखा, आप सॉर्ट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आप कॉलम्स की तरतीब चेंज कर सकते हैं, कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं, कॉलम्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जिनको हम देखेंगे। GL एक्टिविटी है, जर्नल लेजर है, जनरल जर्नल है। इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें पता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। आज की आखिरी स्लाइड के ट्रांजैक्शन डेटा हम जितना भी क्रिएट करते हैं, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। जी ऑटोमेटिकली बन जाता है, आप जब चाहे उसका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। ये जो आखिरी स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि ट्रांजैक्शन डेटा जितना भी क्रिएट होता है वो सारा का सारा एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेव होता है। अच्छा, अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन डेटा क्या होता है? जर्नल एंट्री होती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जर्नल एंट्री जब भी बनती है तो हर जर्नल एंट्री का, जिस तरह हम प्रैक्टिकल फील्ड में वॉचर कहते हैं, बाज़ दफ़ा जर्नल वॉचर होता है, बाज़ दफ़ा बैंक वॉचर होता है, बाज़ दफ़ा कैश वॉचर होता है, SAP इन तमाम को डॉक्यूमेंट कहता है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ये सारे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट के कुछ फीचर्स हैं SAP के अंदर जो हर अच्छी ERP में होते हैं। नंबर 1,
कि डॉक्यूमेंट ना सिर्फ ये कि आपकी कमर्शियल कंटेंट को सेव करता है, कमर्शियल कंटेंट क्या है, कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, इसके अलावा वो कुछ और चीज़ें भी सेव कर रहा होता है जो आपको पता नहीं चल रही होती स्क्रीन पे। वो ये कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइम पे बना है, किस सिस्टम से बना है, किस यूजर ने बनाया है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज़ें ऑडिट पर्पस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये चीज़ें भी सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो सेव कर रहा होता है। ओके सर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें भी सेव हो रही होती हैं, यानी कल को आप देख सकते हैं कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली एंटर कब हुआ है, क्योंकि हम सबको पता है अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए जो उस पर डेट होती है वो उसकी रियल डेट नहीं होती। 30 जून की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, आज 7 जुलाई है, आज 7 जुलाई को मैं एंट्रीज बना रहा हूँ, उसमें मैं जो डेट डाल रहा हूँ वो 30 जून डाल रहा हूँ। तो ऑडिट पर्पस के लिए या किसी और इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए अगर आप उसको रियल डेट देखनी है, एंट्री डेट देखनी है, तो वो भी आप SAP जैसे सिस्टम में जाके देख सकते हैं। किस यूजर ID से लॉगिन हुआ के एंट्री बनाई गई है, ये भी देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो हम में से हर अकाउंटिंग स्टूडेंट जिसको समझ सकता है, एक दफा अगर आपने एक डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर दिया ना, तो उसके बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में जैसे एक दफा एक एंट्री बन गई, अगर वो गलत भी बनी है तो आप फिर उसकी रिवर्सिंग एंट्री बनाएं, करेक्टिंग एंट्री बनाएं, लेकिन आप उस एंट्री को रिमूव नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, इवन चेंज भी नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? अगर सर पोस्ट ना हुई हो तब तो डिलीट हो सकती है ना? हाँ, पोस्ट अगर ना हुई हो, हम आगे डिस्कस करेंगे कि पोस्ट ना हुई हो का मतलब क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पोस्ट ना हुई हो तो हो सकती है डिलीट, चेंज भी हो सकती है, लेकिन एक दफा एंट्री अगर पोस्ट हो गई तो फिर वो चेंज नहीं हो सकती, वो डिलीट नहीं हो सकती। बैकडेटेड एंट्रीज हो सकती है? सॉरी, बैकडेटेड एंट्रीज कर सकते हैं? नहीं, मैं आपकी बात समझ नहीं, एडजस्टिंग एंट्रीज कह रहे हैं? बैकडेटेड एंट्रीज हो सकती है सर, बैकडेटेड हो सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका पोस्टिंग पीरियड ओपन है, अगर आपके पावर यूजर ने पोस्टिंग पीरियड को क्लोज किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मई का महीना क्लोज अपने पास से लॉक कर दिया, क्लोज तो नहीं कहना चाहिए, लॉक कहना चाहिए, मैंने अपने पास से अगर मई का महीना लॉक कर दिया तो फिर नहीं कर सकते आप उसमें, लेकिन जब तक मैंने ओपन रखा है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कुछ चीजें हम चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के पोस्ट होने के बाद भी। उसका अमाउंट चेंज नहीं कर सकते, उसके टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी नरेशंस वगैरह हम देखेंगे, जो टेक्स्ट आइटम्स होती है ना, नरेशंस वगैरह, उनको हम चेंज कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर चेंज करना है, नरेशन चेंज करनी है, तो ये चीजें चेंज हो सकती हैं। तो ये एक SAP का डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल कहलाता है कि कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में सेव होती है। सर अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करनी हो रेफरेंस के लिए, जैसे बाद में रिव्यू के लिए कि कैसे ये ट्रांजैक्शन बनी थी, होती है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस, पेमेंट, ऑडिटिंग के टाइम आपको हेल्प करेंगी, और वैसे उसकी इमेजेस, उसके कमेंट्स, स्कैन्स सब अटैच हो, ये नहीं बल्कि आप इसकी पूरी वर्ड फाइल में अगर कोई चीज आप टाइप करके रखना चाहें, इमेजेस अटैच करना चाहें, यानी जो चीज आप सोच सकते हैं ना, वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। क्योंकि मैं वैसे बेसिकली डायनामिक्स से पे काम करता हूँ, तो इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम ना, तो डायनामिक्स में है ये फीचर वैसे? हाँ सर, दिया हुआ है ना, वो भी इसे अपडेट करते रहते हैं सर। हाँ, हर अच्छी ERP में होता है ये फीचर, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन बनाने के कई तरीके होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन API के थ्रू, बिल्कुल। अच्छा, फिर फर्दर ये कि परचेज ऑर्डर्स के लिए बनती हैं, कुछ एक्रूड पर, इसलिए पूछा। हाँ, बस वही है, सैप जो है वो इस टाइम मास्टर सॉफ्टवेयर है, और ये डायनामिक्स से इनसे लर्न कर रहा है, मुझे लगता है यही जी, ये पॉसिबल है। लीडर है, SAP is a leader, you can say, yes, right? So even if we change something in a document, जैसे कि हमने कहा कि डॉक्यूमेंट के अंदर नरेशन वगैरह चेंज हो सकती है, तो अभी ये जो इस वक्त स्लाइड आपके सामने है ना, ये बता रही है कि आप चेंज को भी व्यू कर सकते हैं। किसी ने नरेशन जाके अगर चेंज की है तो आप जाके व्यू कर सकते हैं कि नरेशन पुरानी क्या थी, नई क्या है, किसने चेंज की है, कब चेंज की है। तो जो थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, उन चेंजेस की भी बाकायदा हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। एंड फाइनल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये FI मॉड्यूल, FI तो चूंकि है ही इंटीग्रेशन विद एवरी अदर मॉड्यूल, तो ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से भी इंटीग्रेटेड है, ये मटेरियल्स मैनेजमेंट MM से भी इंटीग्रेटेड है, PP से भी इंटीग्रेटेड है, और कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोलिंग से भी इंटीग्रेटेड है।
आपकी कोई चीज़ सेल हो रही होगी, उसकी अकाउंटिंग एंट्री खुद ब खुद बन रही होगी। आपकी कोई चीज़ परचेज हो रही होगी, स्टोर्स में कोई चीज़ मूव हो रही होगी, एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, उसकी अकाउंटिंग एंट्री खुद ब खुद बन रही होगी। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आपका रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रही है, अकाउंटिंग एंट्री खुद ब खुद बन रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मली इंटीग्रेशन पॉइंट्स होते हैं जो इन मॉड्यूल्स के होते हैं। अगर हमें मौका मिला तो